हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑल टेट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आज का हम मोटिवेशन के साथ अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन थॉट है, हर परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो गरीबी की चैन को तोड़कर अपने परिवार को अमीर बना देता है। आपको वही व्यक्ति बनकर दिखाना है। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का ताप किस यंत्र द्वारा नापा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पायरोमीटर। आप समझ लेते हैं कि बैरोमीटर ये वायुमंडलीय ताप मापने का यंत्र है। वायुमंडलीय। नेक्स्ट है प्रतिरोध तापमापी। ये थर्मामीटर की ही युक्ति है जो ताप मापने के काम आती है। इसका जो प्रयुक्त जो तार होता है वो होता है प्लेटिनियम और निकेल का। किसका होता है? प्लेटिनियम और निकेल का। गैसीय तापमापी कि हाइड्रोजन गैस तापमापी से 200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप नापे जा सकते हैं। गैसीय तापमापी से 200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप नापे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, पवन गति को मापने वाला उपकरण है। तो इसका ऑप्शन है बी, एनीमीटर। पवन गति को मापने वाला उपकरण है। अब समझ लेते हैं अल्टीमीटर। अल्टीमीटर है किसी वस्तु की ऊंचाई मापने का यंत्र। किसी वस्तु की ऊंचाई मापने का यंत्र, अल्टीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 जो है वह है क्रोनोमीटर। ये क्या होता है? ये गाड़ी के इंजन को शीतल करने का काम करता है। ऑप्शन डी है डोजीमीटर। ये पवन गति की मापने कार्य करता है। पवन की गति मापने का कार्य करता है डोजीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन नंबर 3, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? तो ये दी थी न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर बी है गैलीलियो। गैलीलियो कौन था? गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया था। आर्किमिडीज ने यूनानी एक भौतिक गणितज्ञ थे और फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय का नियम दिया था। जो इनका फॉर्मूला है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय नियम। बात कर लेते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, सोनार। अब समझ लेते हैं रडार। रडार भी एक है वस्तु को पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। ऑप्शन नंबर सी है
लेसर, ये एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। ऑप्शन नंबर डी जो है मेसर, ये उच्छिप्त उत्सर्जन द्वारा परिवर्तन के माध्यम से विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। एक क्वेश्चन से हमारे 4 क्वेश्चन तैयार होते चल रहे हैं। आप लोग अपने नोट्स बनाते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूतल से ऊंचाई। वायुमंडल दाब बैरोमीटर से नापते हैं। सुनाई देने में अंतर, विद्युत धारा की सामर्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स-रे के शोधक था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोएंटजन। आइंस्टीन के बारे में समझ लेते हैं। ये एक विश्व प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकविद थे। और हेनरी बैकुरल जो हैं, इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 15 दिसंबर 1852। कहाँ हुआ था? वो हुआ था फ्रांस में। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 25 अगस्त 1908 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑटो हान। अब अल्बर्ट आइंस्टीन की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज की थी। वो कब की थी? 1921 में। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था, एटॉमिक मॉडल, परमाणु मॉडल। एडिसन ने बल्ब की खोज की थी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत बल्ब के आविष्कारक हैं। विद्युत बल्ब के आविष्कारक हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन। बीहलर क्या है? एक ब्रिटिश सेना में अधिकारी थे और इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था 10 सितंबर 1890 में। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 22 जुलाई 1976 में हुई थी। डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। विकासवाद का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धन किरणों की खोज की गई थी। धन किरणों की खोज की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड स्टीन। गोल्ड स्टीन। बोर के द्वारा एक परमाणु मॉडल दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 समझ लेते हैं। और 1922 में नोबेल पुरस्कार जीता था। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल की खोज की थी। आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एक्टियोमीटर। ऑप्शन नंबर ए है एस्ट्रोमीटर। तो ये क्या होता है? तारों की चमक मापने का यंत्र होता है।
जान लेते हैं क्रेस्कोमीटर क्या होता है। तो पौधों की वृद्धि को मापने वाला यंत्र होता है। प्लांट की ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ। बैरोमीटर जो होता है वह वायुमंडलीय ताप मापने का यंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, आवाज की माप का मात्रक क्या है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेसीबल। हर्ट्ज क्या होता है, ये होती है आवृत्ति की यूनिट। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। एम्पलीफायर ये एक विद्युत आवेश की इकाई है। और एक्रोस्टिक ये एक विद्युत चालकता की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, व्यतिकरण के कारण। जान लेते हैं परावर्तन के कारण। परावर्तन के कारण क्या होता है, वस्तु की सतह पर पड़ने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं, जिस प्रक्रिया के माध्यम से वापस भेजा जाता है वे उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं। तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। फॉर एग्जाम्पल वस्तु की सतह और ये जो इस पे रेज हैं, प्रकाश की किरणें, जिस प्रक्रिया के माध्यम से भेजा जाता है उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं। तो जो परिवर्तन होता है उसे परावर्तन के कारण कहते हैं। जान लेते हैं विवर्तन के कारण। जब प्रकाश व ध्वनि तरंगे किसी अवरोध से टकराती हैं, किसी अवरोध से टकराती हैं और फिर उसी माध्यम में मुड़ जाती हैं, तो इन तरंगों के मुड़ने की घटना जो होती है वह विवर्तन कहलाती है। ध्रुवीकरण क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंगों का एक गुण है। अनुप्रस्थ तरंगों का एक क्या है, गुण है, जो दोलन की दिशा से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, दोलन की दिशा से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है। ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी सही हो जाएगा, आयाम, एम्पलीट्यूड। जान लेते हैं अब आवृत्ति क्या होती है। आवृत्ति होती है फ्रीक्वेंसी, जब कोई घटना बार बार जितनी बार घटित होती है। फॉर एग्जाम्पल तरंगों का बार बार घटित होना, ये क्या है, एक आवृत्ति है। तरंग दैर्ध्य से क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। तरंगे पुनरावर्त जितनी दूरी पर घटित होती हैं तो उसे कहते हैं उसकी वेव लेंथ। फॉर एग्जाम्पल ये जो डिफरेंट है, ये जो अंतर है, यही क्या है, वेव लेंथ, तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट है तारत्व। तो ये भी एक क्या है, एक ध्वनि का गुण है। अधिक तारत्व होने पर आवृत्ति बढ़ती है और कम तारत्व होने पर आवृत्ति घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, सोनोग्राफी मुख्यतः प्रयुक्त तरंगे हैं।
ग्राफी। तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, पराश्रव्य तरंगे। जान लेते हैं सूक्ष्म तरंगे। ये एक विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। जो ध्वनि तरंगे हैं ये एक अनुदैर्ध्य यांत्रिकी तरंगे होती हैं। अवरक्त तरंगे, इसकी वेवलेंथ 750 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। आज हमारे 15 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस करे। आपको हमारी क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करते रहें। अच्छे से पढ़ाई करते रहें। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है मापन मात्रक, स्केल्स एंड यूनिट्स। तो पहला है इसमें राशि। तो जान लेते हैं कि राशि क्या होती है। क्वांटिटी, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं राशि। फॉर एग्जाम्पल है जैसे कि जनसंख्या, आयु, वस्तु का भार, मेज की लंबाई, etc। नेक्स्ट है भौतिक राशियां। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल इसके जो हैं वो है वस्तु का द्रव्यमान, कॉमन लंबाई, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व। तो ये क्या है? भौतिक राशियां। जान लेते हैं हम नेक्स्ट। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। तो वो कौन सी होती हैं? एक होती है अदिश राशि, दूसरी होती है सदिश राशि। तो जान लेते हैं अदिश राशियां कौन सी राशियां होती हैं। वैसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, मतलब डायरेक्शन उसमें नहीं होती है, उन्हें हम अदिश राशि कहा जाता है। जैसे कि द्रव्यमान है, घनत्व है, तापमान, विद्युत धारा, समाचार, आयतन, कार्य आदि। तो ये क्या है? ये हमारी अदिश राशियां हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो उन राशियों को हम अदिश राशि कहते हैं। ये जब पूरा कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा तो इसके हम प्रैक्टिस भी लगाएंगे। नेक्स्ट है सदिश राशियां। तो जान लेते हैं अब सदिश राशियां कौन सी राशियां होती हैं। सदिश राशि वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिवार के, ये परिवार नहीं होगा, यहाँ होगा परिणाम, परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं और जो युग के निश्चित नियमों के अनुसार जुड़ जाती हैं उन्हें सदिश राशि कहा जाता है। जैसे कि वेग है, विस्थापन है, त्वरण है। तो ये सारी क्या है? हमारी सदिश राशियां होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा माप के मात्रक इकाई। तो किसी राशि के मापन के निर्देश मान को, ये इसमें रॉन्ग है, निर्देश मान को मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। तो इसमें फर्स्ट है मूल मात्रक इकाई, फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती हैं? जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं, इन्हें मूल मात्रक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लंबाई, समय, द्रव्यमान के मात्रक क्रमशः मीटर, सेकंड एवं किलोग्राम मूल मात्रक, मूल इकाइयां हैं।
तो नेक्स्ट पॉइंट है व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट। किसी भौतिक राशि को जब दो या दो से अधिक मूल्य कार्यों में व्यक्त किया जाता है तो उसे व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। जैसे बल, दाब, कार्य एवं विभव के लिए क्रमशः न्यूटन, पास्कल, जूल एवं वोल्ट व्युत्पन्न मात्रक हैं। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। इसमें दे देंगे बल, दाब, कार्य, फिर नेक्स्ट में दे देंगे फॉर एग्जाम्पल जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान। तो इसमें पूछ लेंगे कि व्युत्पन्न मात्रक कौन सा है या मूल मात्रक कौन सा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये आप लोग इसके नोट्स बनाते चलना। लंबाई, समय, द्रव्यमान के मात्रक क्रमशः मीटर, सेकंड एवं किलोग्राम मूल इकाइयां हैं। तो इसी में से कोई ना कोई ऑप्शन रख देंगे तो उसमें से पूछ लेंगे कि मूल मात्रक कौन सा है, व्युत्पन्न मात्रक कौन सा है। तो नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल SI यूनिट्स। तो इसका है सन 1960 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय माप तोल के अधिवेशन में SI को स्वीकार किया गया, जिसका पूरा नाम डाई सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है। वास्तव में यह पद्धति MKS पद्धति का ही संशोधित एवं परिवर्तित रूप है। आजकल इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक मात्रक हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, SI के 7 मूल तथा 2 संपूरक मात्रक निम्नलिखित हैं। तो जान लेते हैं अब मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स। तो लेंथ की जो होता है वो होता है मीटर, SI इसकी यूनिट होती है वो होती है मीटर। मास होता है, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम। टाइम की सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, लुमिनियस इंटेंसिटी की होती है कैंडिला। इसके जो सिंबल हैं वो M, kg, S, A, K, मोल, CD इसके हैं सिंबल। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि इसकी यूनिट पूछ लेते हैं। लेंथ दे देंगे तो इसकी यूनिट पूछ लेंगे, इलेक्ट्रिक करंट दे देंगे तो इसकी यूनिट क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो ये टेबल का आप स्क्रीनशॉट ज़रूर रख लीजिए। नेक्स्ट है संपूरक मात्रक। अब जान लेते हैं कि संपूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स तो है इसमें क्वांटिटी, प्लान एंगल, सॉलिड एंगल, रेडियन एंड स्टेरेडियन। इसके जो सिंबल है वो है रेड एंड SR। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है बल। अब जान लेते हैं कि बल क्या होता है। फोर्स, बल क्या है, एक धक्का या खिंचाव है जो या तो किसी स्थान, वस्तु की स्थिति, आकार को परिवर्तित कर सकता है अथवा किसी गतिशील वस्तुओं की गति या दिशा में परिवर्तन कर सकता है। इसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। ये एक क्या है, सदिश राशि है। MKS पद्धति में बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। CGS पद्धति में इसका मात्रक डाइन तथा FPS पद्धति में इसका मात्रक पाउंडन होता है। यहीं से एग्जाम में एक क्वेश्चन बन जाता है, पूछ लेते हैं एग्जाम में ये क्वेश्चन कि MKS पद्धति में बल का मात्रक क्या है। तो आपको क्या लगाना है उसमें, न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा CGS पद्धति में इसका मात्रक क्या है तो आपको वहां लगाना है ऑप्शन में डाइन। जब पूछ लेंगे FPS पद्धति में इसका मात्रक क्या है तो वहां लगाना है आपको पाउंडन। ये तीनों मात्रक आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है बल किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न हुए त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। F = ma, जहाँ m क्या होता है, वस्तु का द्रव्यमान, a जो होता है a बराबर वस्तु में उत्पन्न त्वरण,
यदि m बराबर किलोग्राम तथा a बराबर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो F इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 न्यूटन। ये इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma। नेक्स्ट है डिफरेंट सीरीज ऑफ फोर्स। जान लेते हैं इसकी सीरीज। पहली है गुरुत्वाकर्षण बल। तो है इसमें ब्रह्मांड में स्थित कोई भी पिंड आकर्षित करने की प्रवृत्ति रखता है, जिस कारण वह एक बल आरोपित करता है। ये बल सदैव पिंड के केंद्र की ओर लगता है तथा इस बल को ही हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह बल किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा पिंडों के बीच की दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू माइनस GM1M2 अपॉन R स्क्वायर R। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। विद्युत एवं चुंबकीय बल को संयुक्त रूप से विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। ये आकर्षक तथा प्रतिकर्षण प्रकार के हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। वे बल जो परमाणु नाभिक के संयोजन आयोजन के लिए उत्तरदायी होते हैं नाभिकीय बल कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है घर्षण बल, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की सतह पर गति करती है तो गति की दिशा के विपरीत एक अवरोधक बल लगता है, इसे हम घर्षण बल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम अपने पेन से कॉपी पर जब लिखते हैं तो हम एक घर्षण बल के कारण ही उस पर लिख पाते हैं। जब हम फर्श पर चलते हैं तो सिर्फ हम एक घर्षण बल के कारण ही हम फर्श पर चल सकते हैं। अगर घर्षण बल नहीं होगा तो हम वहां चल नहीं पाएंगे। सड़क पर जो साइकिल चलती है तो वो भी एक घर्षण बल के कारण ही आगे बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, अभिकेंद्रीय बल। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उस वस्तु पर पथ के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला है ये Fc इज इक्वल टू mb अपॉन r। तो इसमें Fc जो है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, m है मास, b है वेलोसिटी, r है रेडियस। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, अपकेंद्रीय बल। तो जान लेते हैं अपकेंद्रीय बल क्या होता है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो वह बल को वृत्ताकार पथ के केंद्र से विपरीत दिशा में प्रभावी होता है, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल है वॉशिंग मशीन में कपड़े अपकेंद्रीय बल के कारण ही साफ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर लास्ट है हमारा 7, तनाव, टेंशन फोर्स। यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु से बांधकर लटका दी जाए या खींची जाए तो उस वस्तु का भार या खिंचाव का विरोध करने के लिए विपरीत दिशा में एक तनाव बल उत्पन्न होता है, जिसे हम तनाव का बल कहते हैं। वो क्या कहलाता है? तनाव का बल कहलाता है। यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु से बांधकर लटका दी जाए या खींची जाए तो उस वस्तु का भार या उसका खिंचाव का विरोध करने के लिए विपरीत दिशा में एक तनाव बल उत्पन्न होता है, जिसे हम तनाव का बल कहते हैं। तो आज की वीडियो में ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, टॉप 30 क्वेश्चंस। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वाली वीडियो को सारे फ्रेंड्स में से शेयर कर दीजिए। जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए और जो भी क्वेरी क्वेश्चंस है उसे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।